Hello students, let us start third lecture of solid state। इससे पहले दो लेक्चर आपको दिए जा चुके हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। उन दोनों लेक्चर का मैं समरी बताता हूँ। पहले समरी क्या है, उसके बाद हम थर्ड लेक्चर को ज्वाइन करते हैं। हमारी पहली यूनिट स्टार्ट हुई है, आप जानते हैं, सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में फर्स्ट लेक्चर में हमने बताया था कि सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। उसमें मेन क्या है, दो ही चीज़ें थी। एक क्या था, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। पहला तो रिमेम्बरेबल पॉइंट जो है वो क्या है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। और दूसरा क्या है, इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस। और तीसरा मेन पॉइंट था आपका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में क्या थे, एटम, आयन और मॉलिक्यूल। इन तीनों पॉइंट के बेस पर किसी भी सॉलिड का फॉर्मेशन होता है। ऑल ओवर वर्ल्ड यूनिवर्स में जितने भी सॉलिड प्रेजेंट हैं, उसमें जो कांस्टेंट पार्टिकल हैं वो मेजर थ्री पार्ट यही होते हैं। सबसे पहले आपका कांस्टेंट पार्टिकल एटम से मिलकर बना हुआ सॉलिड, देन आयन और मॉलिक्यूल। और जैसा कि आप तीनों जानते हो, 12th के स्टूडेंट हो, व्हाट इज एटम, व्हाट इज आयन एंड व्हाट इज मॉलिक्यूल, इनके बारे में आप जानते हैं। अब जो अरेंजमेंट होता है तीनों कांस्टेंट पार्टिकल का, उस अरेंजमेंट में हमें देखना पड़ता है कि पार्टिकल के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स कितना है या इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस। ये दोनों तय करते हैं एक मेजर पॉइंट जिसे हम बात करते हैं डेंसिटी। एंड मेल्टिंग पॉइंट। दो ऐसी प्रॉपर्टीज हैं सॉलिड की जो कंट्रोल होती है केवल इंटरमोलिकुलर फोर्स और इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस पर डिपेंड करती हैं। जब कांस्टेंट पार्टिकल आपस में क्लोजली एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और अगर ये स्पेस बढ़ता है, डिस्टेंस बढ़ती है, इट मीन्स डेंसिटी क्या है, उसकी घटती जाती है। फोर्स घटता है तो डेंसिटी भी घटती है। उसके रेस्पॉन्स में ही आप देखेंगे मेल्टिंग पॉइंट भी यही है। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स आपका कम है, कांस्टेंट पार्टिकल में ज़्यादा है, क्लोजली है, इट मीन्स उसकी डेंसिटी बढ़ती है। और अगर डिस्टेंस कम होती जा रही है तो वो भी क्या है, ट्रू सॉलिड की तरफ आप देखोगे वो क्या कहलाएगा, आपका ट्रू सॉलिड। तो ट्रू सॉलिड क्या होते हैं, जिनमें ये इंटरमोलिकुलर फोर्स आपका ज़्यादा होगा और डिस्टेंस बहुत कम होगी, तो वो ट्रू सॉलिड कहलाएगा। और डेंसिटी और मेल्टिंग पॉइंट उसके क्या होंगे, हाई। एक बेसिक पॉइंट ये ध्यान रखना है सॉलिड में। पहले लेक्चर में हमने कैरेक्टरिस्टिक बताया कि डेफिनेट होता है, इसका शेप एंड साइज क्लोजली होते हैं, हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं। और उसके बेस पे ऑल ओवर यूनिवर्स दो तरह के हमने सॉलिड बताए थे। एक क्या था, आप देखोगे, एक था इसमें क्रिस्टलाइन और सेकेंड था एमोर्फस, जिसके बारे में हमने ब्रीफली आपको बता दिया था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, एमोर्फस सॉलिड क्या है, दोनों के डिफरेंस क्या है विद एग्जांपल। तो ये तो हमारा फर्स्ट लेक्चर था। सेकंड लेक्चर में हमने क्या बताया था, इस पूरे चैप्टर में पहले भी हम डिस्कस करते हैं केवल क्रिस्टलाइन सॉलिड को ही डिस्कस किया जाए। क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, उसके लिए हमने 4 तरीके बताए थे। कौन कौन से होते हैं, पहला होता है आयनिक सॉलिड, दूसरा होता है आपका
मेटेलिक, तीसरा होता है आपका कोवेलेंट, और चौथा होता है आपका मोलिकुलर। So on the basis of intermolecular forces, there are the 4 type of crystalline solids. आयनिक सॉलिड में हमने डिस्कस किया था, पूरा बताया था, जैसे NaCl है आयनिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड क्या होता है? जो मेटल, जैसे कॉपर है आपका, या ब्रास कह सकते हैं, जो एलॉयज होते हैं। कोवेलेंट सॉलिड में जो दो एटम आपस में कंबाइंड हैं और नेटवर्क सिस्टम में होते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड से बाउंड होते हैं, जैसे सिलिकॉन कार्बन। और मोलिकुलर सॉलिड क्या है? ऐसे मान लो आप, जैसे आयोडीन। आयोडीन जो होती है, आयोडीन सॉलिड, सॉलिड, उनकी डेफिनेशन, किस तरह की प्रॉपर्टी, किस तरह के फोर्सेस में होते हैं, वो हम सेकंड आपके उसमें डिस्कस कर चुके थे। सेकंड लेक्चर में हमने इन चारों के बारे में ब्रीफली बताया था विद एग्जाम्पल कि आयनिक सॉलिड कौन कौन से होते हैं, मेटेलिक सॉलिड क्या है, कोवेलेंट क्या है, मोलिकुलर। इनमें मेन कैरेक्टर क्या था? कंडक्टेंस। कंडक्टेंस कौन से सॉलिड में ज़्यादा होगी, कौन से सॉलिड में कम होगी, डेंसिटी किस में ज़्यादा होगी, किस में कम होगी। अगर देखा जाए तो आप एक वैरायटी ऑफ सॉलिड में यही डिस्कस करने को क्वेश्चन आते हैं कि इनमें से कौन सा सॉलिड बढ़ जाएंगे। तो अगर इनको ब्रीफली आप समझ जाएंगे तो कभी भी चाहे 10 आपको एग्जाम्पल देते हैं, 20 एग्जाम्पल दे, तो इजीली आप ये बता सकते हो कि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड में कौन से चारों में से सॉलिड हैं। इसलिए आप प्रैक्टिस कर चुके हैं। मैंने जो टेस्ट कंडक्ट किया था शनिवार को, जैसा कि आप जानते हैं, शनिवार को जो हमारा होता है वो टेस्ट डे है, संडे ऑफ है, और मंडे से फिर रेगुलर क्लास ऐसे ही आपको अपलोड करके दिए जाएंगे लेक्चर केमिस्ट्री में। पहले भी कह चुका हूँ, ऑफलाइन पढ़ाना फिर मुश्किल हो जाएगा इन चैप्टर को अगर ऑनलाइन आप इसको पढ़ेंगे। तो ऑफलाइन में पता चला कि आगे का कोर्स सर्व करेगा आपका, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। टाइम का आप जानते हैं अभाव है, उसी के अकॉर्डिंगली सरकार ने भी यही चाहा है कि आप सुरक्षा की दृष्टि से अपना कोविड-19 के सारे नियम कानून का प्रयोग करते हुए आप स्टडी करें ऑनलाइन। तो केमिस्ट्री के लेक्चर आपको ऐसे ही मिलते रहेंगे 15-15 मिनट्स के। डेली एक लेक्चर अपलोड मेरे हिसाब से हो जाएगा, अदरवाइज एक आध दिन छूट भी जाता है तो उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो सैटरडे आपका होगा टेस्ट डे, जिसका सोल्यूशन भी मेरे पास 2-3 बच्चों ने भेजा था और मैंने रेस्पॉन्स देके उनको टिक मार करके वो भेज दी। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो बिल्कुल भी रेस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, वो उनकी प्रॉब्लम हो सकती है, तो मेरे से वैसे भी डिस्कस करते हैं, सर मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, तो कम से कम मैं इंक्लूड कर लूँ। जैसा कि आज मैंने मैसेज डाला कि अटेंडेंस आपकी, अगर मैं कोविड के बारे में पूछ रहा हूँ तो आप आई एम नॉट फाइन या फाइन लिखने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा, वही मेरी अटेंडेंस बन जाएगी। अगर कल को अटेंडेंस के बेस पर कुछ सारी चीज़ होने लगी तो कम से कम ये तो हो जाएगा प्रैक्टिकल्स वगैरह में आपके नंबर अच्छा जाएगा। पता चले कि आपने एक लेक्चर अटेंड नहीं करा, प्रैक्टिकल में जाओगे क्लियर नंबर हो जाए, तो आप नॉलेज लोगे तभी आपकी चीज़ें होगी। ये हमारे 2 लेक्चर कंडक्ट हुए थे। आज हम विन कर रहे हैं आपको तीसरा लेक्चर, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे आपका कि जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, वो 4 तरह के हैं। तो 4 तरह में हमें ये देखना है कि वो सॉलिड मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है। तो सबसे पहले तो वही है, कांस्टेंट पार्टिकल को हम ढूंढने का ध्यान रखेंगे, एटम, आयन और मोलिक्यूल। ये मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है जिससे कोई भी सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म होता है। तो सॉलिड में अरेंजमेंट क्या होती है? एक होता है लैटिस। लैटिस पॉइंट हमने उस दिन भी डिस्कस किया था, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। लैटिस पॉइंट ऐसे मान लो कि ये सिंगल एटम है, इसका ये न्यूक्लियस है और ये क्या है, इसके आउटर सेल, तो दैट इज कॉल्ड द लैटिस पॉइंट। और ऐसे पॉइंट ही आपस में मिल के क्लोजली पैक्ड होकर लैटिस बनाते हैं। अब जो लैटिस बनता है उसकी एक सिंपल यूनिट होती है जो उसके अंदर लिंक होती है, दैट इज कॉल्ड द यूनिट सेल। जैसे कि आप फिगर में भी देख रहे हैं, हमारा जो बनना है वो क्या बनना है, यूनिट सेल। अब आपको कि यूनिट सेल का कैसे पता चला यूनिट सेल का? तो आप देखते हैं एक्सरे डिफ्रैक्शन, एक्सरे डिफ्रैक्शन। एक्सरे
डिफ्रैक्शन से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से सॉलिड में कांस्टेंट पार्टिकल किस तरह से अरेंजमेंट है। इसकी एक आप देखोगे ब्रैग इक्वेशन के नाम से जानते हैं, आपने पहले सॉलिड में आती है ब्रैग इक्वेशन। ब्रैग इक्वेशन क्या है आपकी, n लैम्डा इज इक्वल टू 2b sin थीटा। यहाँ पे लैम्डा क्या, अब ये क्या हुई, ये कहाँ से आ गई एक्स-रे डिफ्रैक्शन, एक्स-रे टेक्निक ऐसी है जिससे हम किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड के लेयर टू लेयर क्लियरफाई कर सकते हैं कि कांस्टेंट पार्टिकल किस तरह से अरेंजमेंट है। उसके लिए हम इजीली इस फार्मूले से पता करते हैं, और उसका अगर फिगर देखेंगे आप, अगर एक लेयर ये है, एक लेयर ये है, तो इस टाइप से उसकी इंसिडेंट रे और टकराने वाली रेज आप देखोगे इस तरह का होता है। अगर हमने एक लेयर ये मान ली, एक लेयर मान ली, तो इनके बीच का जो थीटा है वो तो यहाँ पे हो गया, और डी क्या होगी, इन दोनों उसकी डिस्टेंस होगी, लैम्डा क्या होगी, किस वेवलेंथ की, और कितनी वेव डाली, एन क्या होती है। तो इससे हम इजीली बता सकते हैं कि किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड में किस तरह की यूनिट सेल आपस में जॉइंट है, जिससे होल रूट आप लोगों होल शेप ले लेता है सॉलिड, और जिसको हम सेग्रीगेट करते हैं अमोर्फस और सॉलिड। तो सिंपल आज जो हमारा लेक्चर है वो क्या है, केवल यूनिट सेल का है। अब यूनिट सेल क्या होती है, पहले तो बेसिक चीज़ समझ लें कि यूनिट सेल जनरली क्या होती है। अगर यूनिट सेल को देखा जाए तो यूनिट सेल इस तरह की होती है, इसमें 3 तो एज होती है। एज क्या होती है, ए बी एंड सी, जैसा कि चित्र में दिखा है ए बी एंड सी, और 3 एंगल होते हैं इसमें, अल्फा बीटा और गामा। तो ये 3 एज और एंगल डिसाइड करते हैं कि यूनिट किस तरह से सॉलिड्स में आपस में लिंक होती है। अब इसकी भी आप देखोगे एनसीईआरटी में टेबल बनी हुई है, उस टेबल को आज ही देख लेना आप। उस टेबल में सिर्फ यूनिट सेल के टाइप बताए गए हैं। तो अब टाइप ऑफ यूनिट सेल देखा जाए तो 2 तरह की होती हैं। पहली होती है प्रिमिटिव, और दूसरी होती है सेंटर। प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होती है, प्रिमिटिव सेल केवल ओनली इट्स कॉर्नर, यानी कि जो हमारे कांस्टेंट पार्टिकल होंगे वो कॉर्नर पर होंगे। अब इनके कॉर्नर को मैं देखूँ तो पहला कॉर्नर, दूसरा कॉर्नर, तीसरा कॉर्नर, चौथा, और ये 5वां, 6वां, 7वां और 8। तो एक यूनिट सेल में कॉर्नर कितने हुए, 8। तो ये तो प्रिमिटिव यूनिट सेल कहलाती है, जिसमें केवल कॉर्नर पे ही कांस्टेंट पार्टिकल लिंक होंगे या प्रेजेंट होंगे। सेंटर वाली को भी 3 भागों में बांटा गया है, डिवाइडेड बाय 3, ए बी सी, ऐसे मान लें आप 1 2 और 3। तो पहला है बॉडी सेंटर, दूसरा है फेस क्यूबिक सेंटर, बॉडी क्यूबिक सेंटर, यानी कि इसे कहते हैं BCC, और इसे कहते हैं FCC, और थर्ड वन है आपका एंड सेंटर। अब ये तीनों को डिस्टिंग्विश करेंगे। 8 तो कॉर्नर तीनों में ही प्रेजेंट है, कॉर्नर पर जो कांस्टेंट पार्टिकल सब में 8 है। अब अगर बॉडी सेंटर की बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे बीच में एक बॉडी सेंटर है, दैट इज कॉल्ड बॉडी सेंटर। तो 8 कॉर्नर पे हुए एक बॉडी सेंटर, दैट इज कॉल्ड बॉडी सेंटर BCC यूनिट ऑफ सेंटर यूनिट सेल। अगर ये प्रेजेंट होगी तो वो कैसा कहलाएगा यूनिट, बॉडी सेंटर BCC टाइप। तो BCC टाइप में क्या हुए, 8 कॉर्नर और एक बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड बॉडी सेंटर क्यूबिक सेंटर। प्रिमिटिव सेल तो लगभग सब में ही प्रेजेंट होती है, 8 कॉर्नर तो सब में प्रेजेंट है तीनों में, लेकिन इन तीनों में
सेंटर में क्या क्या डिफरेंस है? बॉडी सेंटर में तो 8 और 4 मतलब हो गया एक बॉडी के सेंटर में। अब आता है फेस। फेस आप देख रहे हैं इसमें 6 फेस है। तो 6 फेस, तो फेस पे कितने होंगे आपके पार्टिकल यूनिट जो होंगी आपकी 6। तो 8 कोऑर्डिनेट पे हुए, 6 फेस पे प्रेजेंट हुए कांस्टेंट पार्टिकल, तब जाके जो यूनिट सेल बनती है दैट इज कॉल्ड एफसीसी। एंड सेंटर में क्या होगा? अपोजिट, आप देखोगे अपोजिट डायरेक्शन में एक एक प्रेजेंट होगा कांस्टेंट पार्टिकल। तो अपोजिट डायरेक्शन में कितने होंगे यहाँ पे? 2। तो एंड सेंटर की क्या पहचान रहेगी? आप ये नोट करने पड़ेंगे क्योंकि जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो न्यूमेरिकल जब ही कंडक्ट हो पाएंगे आपके, जब तक आपको ये चीज़ें नहीं पता होगी किस तरह की यूनिट सेल किसमें पड़ जाएंगे। तो ये हमारी यूनिट सेल है जिसके बारे में ए बी सी एज होती है 3 की, एंगल अल्फा बीटा गामा, और 2 तरह की जनरली प्रिमिटिव और सेंटर यूनिट सेल होती है जिनसे लेटिस बनता है, लेटिस से पूरा सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म होता है। अब सेंटर में भी 3 तरह की ये भी आपको। अब इनका अरेंजमेंट जैसे होगा तो दैट इज कॉल्ड द 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल प्रेजेंट होती है जितने भी सॉलिड है। और ब्रेविस में ये क्या बन जाती है? 14 तरह की, 14 टाइप्स लेटिस बन सकता है जो बुक्स में अवेलेबल है। एनसीईआरटी की बुक्स में 7 प्रिमिटिव सेल दी है, उसकी टेबल दी है और 14 टाइप्स के अरेंजमेंट दिए गए हैं इनके इन यूनिट सेल। अब 7 में कैसे है? तो बोलते फर्स्ट की बात करते हैं क्यूबिक की। तो क्यूबिक में पहली बात क्या है? A बराबर B बराबर C, यानी कि तीनों एज जो है ये तीनों एज क्या है? बराबर है। यानी A पता चल गया तो हम क्या कर सकते हैं? A3। अगर क्यूबिक है तो उसे A3 बोलेंगे, यानी तीनों हमारी जो है उसकी एज क्या है? वो तीनों ही इक्वल है। अगर हम बात करेंगे अल्फा बीटा गामा की, जो इनके एंगल है, अगर ये बराबर हो गए इट मीन्स क्या है? ये 90 हो गए, ये क्या हो गया? 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री हो गए तीनों, इट मीन्स क्या है? वो सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल बनता है। अगर ये तीनों ही, दूसरा क्या क्या हो गया? अनसिमेट्रिक सबसे ज्यादा किसमें होगा? आप देखोगे वो क्या है? ट्राइगोनल में। ट्राइगोनल में आप देखोगे अनसिमेट्रिक सबसे ज्यादा क्या होगा? ए बी और सी, ये तीनों क्या है? बराबर नहीं होंगे। और अल्फा बीटा और गामा भी ये 90 डिग्री नहीं होंगे। इट मीन्स क्या है? सबसे ज्यादा अनसिमेट्रिक होगा। तो टेबल ले रखी है इसमें सिमेट्रिक कौन सी होगी? जो तीनों बराबर होंगी और 90 डिग्री एंगल होगा इनमें यूनिट सेल का दैट इज कॉल्ड द सिमेट्रिक पोजीशन। जैसे आप देखोगे अगर हम जिंक सल्फाइड को देखें, जिंक क्या है? आयन है, सल्फाइड भी आयन है। ये एक आयनिक सॉलिड है। आयनिक सॉलिड में यूनिट अरेंजमेंट होता है, इट मीन्स क्या है? वो सिमेट्रिक पोजीशन में। और अगर ट्राइगोनल की बात करें जिसमें ना ए बी सी तीनों इक्वली होंगे और तीनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, तो सबसे ज़्यादा एंटीसिमेट्रिक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं यहाँ पे CuSO4 5H3 हाइड्रस कॉपर सल्फेट, जिसको आप ब्लू बिटर भी कहते हैं, नाम से जाना जाता है। कई बार क्वेश्चन आंसर इसका ब्लू बिटर का कई बार क्वेश्चन भी आ चुका है कंपटीशन वगैरह में। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ ब्लू बिटर? तो आप कहोगे कॉपर सल्फेट 5H2। तो इसके जो सॉलिड होते हैं वो बिल्कुल अनसिमेट्रिक होते हैं और जिंक सल्फाइड या NaCl वगैरह के सिमेट्रिक होते हैं। अब आप लोगों की शेयरिंग कौन कौन सी है? जैसे पहली क्या है? क्यूबिक है, दूसरी क्या है? टेट्राहेड्रल है, और रोम्बिक ऑर्थोरोम्बिक ऐसा। अब आप देखो सल्फर की आप पढ़ के आए, सल्फर की आप यहाँ देखोगे SrSn, ये एरोट्रोपिक फॉर्म मिलती है। रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लोरिक सल्फर, इनमें भी एटम, ये क्या है? एटम वाला सॉलिड है, यानी एटम कांस्टेंट पार्टिकल इनमें क्या है? एटम। तो रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लोरिक सल्फर, तो इनके अरेंजमेंट के ऊपर ही डिपेंड है ये यूनिट सेल। आज के लेक्चर में सिर्फ यही कंक्लूजन है बताऊँ आपको। वो कंक्लूजन है कि जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड हम सॉलिड स्टेट में डिस्कस कर रहे हैं उनके अंदर यूनिट सेल डिफाइन होती है। एक यूनिट की स्ट्रक्चर किससे डिफाइन होती है? एज और एंगल से,
और ये यूनिट कितनी होती है, 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल होती है और दो टाइप की हो सकती है, प्रिमिटिव और सेंटर। प्रिमिटिव में तो 8 कोण होते हैं कांस्टेंट पार्टिकल का। सेंटर में 3 तरह से अरेंजमेंट होता है, पहला क्या है बीसीसी, दूसरा क्या है एफसीसी, फिर क्या है एंड सेंटर एंड क्यूबिक सेंटर। तो इसमें आप देख रहे हैं 8 तो तीनों में कॉर्नर पे, इधर क्या है और उसके अलावा जो होते हैं फेस पे 6 है और एंड सेंटर पे अपोजिट डायरेक्शन में 2। अब इनके अरेंजमेंट के लिए टेबल दे रखी है, टेबल को आप तैयार कर लेना। तो आपके टेबल की संख्या क्या होगी, आपने देखा एक तो सही प्रिमिटिव भी 14, उसके ब्रेविस वाले वो दिए गए अरेंजमेंट वो 6 देखना है आपको एनसीईआरटी बुक से, और ये समझ में आएगी ये तैयार करनी है। अब जाके तीसरा लेक्चर कंप्लीट होता है। समझ में आ गया सभी स्टूडेंट को, इसको इसी तरह तैयार करना है आपको विद एग्जाम्पल। ओके, थैंक यू फॉर द लेक्चर।